नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईटी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साबित होंगे। कोई भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में बता देना, उनका हल कर देंगे। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। देखो, विद्युत धारा यानी कि करंट की इकाई क्या होती है? धारा की इकाई एम्पियर होती है। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। वोल्ट किसकी इकाई होती है? वोल्टेज की इकाई होती है। और ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। और वाट किसकी होती है? पावर की होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध की तो पहले भी बताया था, प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। और एम्पियर किसकी है? धारा की है, वोल्टेज की है, और कूलाम आवेश की है। आगे देखो, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विभवांतर हमेशा वोल्टमीटर से मापा जाता है। ध्यान से देखना, वोल्टेज, विभवांतर, विभव, इन सभी की इकाई वोल्ट होती है। इन सभी की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ये विभवांतर जो होता है, दो विभव का अंतर होता है। यानी कि जब बैटरी पर हम देखेंगे प्लस और माइनस, दी जाने वाली वोल्टेज और उससे बाहर ली जाने वाली वोल्टेज में क्या होता है? अंतर होता है। उस अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और उसकी इकाई क्या होती है? वो किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से मापा जाता है। और इकाई होती है उसकी वोल्ट। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? ध्यान से देखना, किसका पूछी है? विद्युत धारा की चाल। तीन चाल एक समान होती है रेडियो की तरंगे। विद्युत धारा की गति, और तीसरा होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, इन सभी की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तीनों गति हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। और प्रति मीटर वायर से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? प्रवाहित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। और इलेक्ट्रॉन की गति को किसकी क्या कहते हैं? विद्युत धारा की चाल कहते हैं। आगे देखो, इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। परमाणु के नाभिक, ध्यान से देखना, परमाणु क्या होता है? कोई भी तत्व होता है, कोई भी तत्व, जैसा सोना ले लो, चांदी ले लो, तांबा ले लो, उसकी एक स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना बोलते हैं जिसको। उस परमाणु संरचना में कुल 4 कण काम करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और एक होता है नाभिक। ठीक है, नाभिक। ये 4 मिलके क्या बनाते हैं? एक है तत्व की संरचना करते हैं। जैसा कोई हमने तत्व मिला क्या? तांबा। तो तांबा में क्या होते हैं? 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बिठाना होता है। तो ध्यान रखना, नाभिक होता है वो किसी धातु का सेंटर भाग होता है। सेंटर भाग होता है जिसमें पी और एन हमेशा रहते हैं। पी के पीछे प्लस होता है। क्यों होता है? कि ये धनात्मक आवेश वाला होता है। एन के पीछे कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए इसको उदासीन बोलते हैं। और अब इसके बाहर बनती है कक्षाएं। इनके बाहर क्या बनते हैं? कक्षाएं। और उन कक्षा में होते हैं होल, जिनको क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। ध्यान से देखना, नाभिक के बाद में जो पहली कक्षा होती है उसमें सिर्फ अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उससे आगे वाली कक्षा में 8 आ सकते हैं। फिर कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। फिर कितने आ सकते हैं? 32। यानी कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जब अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो सभी चालक का काम करते हैं। अगर 4 आ जाए तो अर्धचालक का काम करते हैं। और 6, 8 आ जाए तो अचालक का काम करते हैं। और इसमें पूछा है नाभिक में कौन से कण? तो अभी देखा है कौन कौन से हो गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर अभी बताया था, ई के पीछे होता है माइनस और पी के पीछे होता है प्लस। तो प्लस को बोलते हैं पॉजिटिव और माइनस को बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? ऋणात्मक। तांबे की अभी बताया था, तांबे में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29। कैसे बैठेंगे? देखो कैसे बैठेंगे। पहली कक्षा में मैंने अभी बताया था, अगर किसी तत्व की अंतिम कक्षा में 1,
2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो विचरण करते हैं, घूमते रहती है अपनी कक्षा पूरी करने के लिए, लेकिन उनके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो कक्षा पूरी नहीं होती, इसलिए उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब कैसे बैठेंगे, पहली कक्षा में कितने आए, 2 आए, और है कितने हमारे पास 29, दूसरे में कितने आ गए 8 आए, 8 और 2 10, कितने हो गए 10, तीसरे में आ गए 18, 10 और 18 28, बच गया कितना 1, आ कितने दे सकते हैं 32, तो लास्ट क्वेश्चन में कितना आया 1, और 1 आएगा तो वो चालक का काम है करेगा, 2 आएगा तो चालक का काम करेगा, 3 आएगा तो भी किसका काम करेगा, चालक का काम करेगा। आगे देखो, सबसे अच्छा संवाहक गुड कंडक्टर पूछा, ध्यान से देखना, इसमें सबसे अच्छा चालक पूछा है तो क्या आएगा चांदी। अगर यहाँ पे लगाते गुणों के आधार पे, क्या करते गुणों के आधार पे सबसे अच्छा चालक, तो कौन सा आएगा तांबा आएगा। परसेंट अच्छा चालक पूछा है, गुण के आधार पे नहीं, तो क्या आएगा हमारा सिल्वर। मानव शरीर की सूखी अवस्था में जब कोई चीज में नमी होती है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। एक गीला आदमी होता है, एक भीगा आदमी होता है, सॉरी सूखा आदमी होता है, सूखा आदमी का होता है लगभग 1 लाख ओम, और भीगे हुए व्यक्ति का होता है 1000 ओम। तो आपको भी पता है करंट है हमेशा कम प्रतिरोध की ओर चलता है, तो सूखे आदमी में कम करंट आएगा और गीले आदमी में करंट क्या आएगा ज्यादा, तो कितना होता है 1 लाख। एमीटर या एम्पियर मीटर भी बोल सकते हो। परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, धारा हमेशा अगर मापनी है तो उस उपकरण को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को ध्यान से देखना, वोल्ट मीटर हम जब घर की जो हमारी जो वायरिंग होती है वो हमेशा कौन से क्रम में होती है, समांतर क्रम में। क्यों कि हमें धारा फिक्स नहीं चाहिए, हमें वोल्टेज फिक्स चाहिए, तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, ध्यान से देखना, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जब आपके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा होता है जो ऊर्जा की खपत को मापता है उसकी इकाई पूछी है, वो होती है KWH, किलो वाट घंटा। कितने किलो वाट कितने घंटा तक हमने खपत की, उस सभी का मापन करने वाला जो इकाई होती है उसको एनर्जी मीटर बोलते हैं। और इस एनर्जी मीटर को मापने के लिए इसकी इकाई जो यूज होती है वो होती है किलोवाट है घंटा। 1 किलोवाट है घंटा, सॉरी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होती है, तो लगभग है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, आगे चलो। विद्युत शक्ति P, ध्यान से देखना, P बराबर होता है V इंटू आई, लेकिन आप इसके कई फॉर्मूले बना सकते हो, समझ में आ गया। P बराबर तो V इंटू आई, ये फर्स्ट है, ध्यान से देखना। आप इस P से और भी बना सकते हो, P को यहाँ पे रखो, V का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू आर, तो V की जगह लगा दो I इंटू आर और इंटू आई, तो P का एक नया फॉर्मूला क्या बन गया I स्क्वायर आर। एक दूसरा ये देख लो, P बराबर V इंटू आई था, V की जगह V लिखो, I की जगह लिख दो V बटे आर, तो नया फॉर्मूला क्या बन गया V स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूले एक फॉर्मूले से बनाए जा सकते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसमें बचा है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित था, आवेश चार्ज पे आधारित था। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा पे आधारित था। 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़िए, ध्यान से देखना, श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसमें दिए तो RT बराबर क्या आ जाएगा 3R1 या RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें कोई है ऐसा, ये पहला ऑप्शन है हमारा, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समांतर परिपथ में क्या समानता, अभी बताया था घर की वायरिंग पैरेलल में होती है, समांतर में होती है, तो हमें धारा की आवश्यकता नहीं होती। क्यों कि हम लोड फ्रीज लगा रखा है, एसी लगा रखी है, पंखा है, कूलर है, सबकी वाटेज क्या होती है अलग अलग होती है, सबकी वाटेज क्या होती है अलग अलग होती है, सब में जाने वाली धारा अलग अलग रहेगी, सब में जाने वाली धारा क्या रहेगी अलग अलग, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके पास वोल्टेज क्या जानी चाहिए बराबर जानी चाहिए। तो ये सभी किस में लगी होती है समांतर में लगे होते हैं, और जब समांतर में लगे रहते हैं तो एक ही चीज बराबर रहती है, वो कौन सी होती है वोल्टेज। श्रेणी परिपथ में क्या समान रहता है, ध्यान रखना, समांतर में वोल्टेज आ गई तो श्रेणी में क्या बची धारा। अर्धचालक का सामग्री का उदाहरण है, मैंने बताया था कि अगर किसी परमाणु संरचना की किसी तत्व की अंतिम कक्षा में अगर कितने इलेक्ट्रॉन हो 4 हो तो वो क्या कहलाता है
अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो तांबा अच्छा चालक है, रबड़ अच्छा अचालक है, अबरक बेस्ट अचालक है, लेकिन सिलिकॉन क्या है हमारा एक अर्धचालक है। ठीक है। इंसुलेटर देखा होगा आपने। इंसुलेटर क्या होता है कि खंभों पे इंसुलेटर लगे होते हैं, टावर पे इंसुलेटर लगे होते हैं, पोर्सलिन मिट्टी के होते हैं और देखने में थोड़े चिकने होते हैं। चिकने इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनपे पानी इकट्ठा ना हो, और टेपर में होते हैं। प्रत्येक इंसुलेटर क्या होता है, टेपर में होता है, ताकि बारिश के मौसम में उसके ऊपर पानी इकट्ठा ना हो, सारा पानी कहाँ जाए, जमीन पे आ जाए। तो इसलिए बोलते हैं इंसुलेटर अचालक का तापमान गुणांक। ध्यान से देखना, जब तापमान बढ़ता है अचालकों का प्रतिरोध घटता है, तो इसका क्या होता है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा हमारा, घटेगा। इसलिए कहते हैं इंसुलेटर पंचर हो गया। पंचर होने का मतलब उसका प्रतिरोध कम हो गया, अब वो अचालक की भांति काम है नहीं कर रहा। फ्यूज तार का गलना देखो। फ्यूज वायर एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज वायर क्या होती है, एक सुरक्षा युक्ति होती है जो हम हर जगह यूज करते हैं, घरों में, कार्यशालाओं में, ऑफिस में, हर जगह। तो फ्यूज में एक वायर लगा होता है जो टिन और टिन प्लस लेड, शीशा भी बोल सकते हो इसको, दोनों का मिश्रण से बनाया जाता है फ्यूज वायर। और फ्यूज वायर तभी जलेगा तब जब उसका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। घरेलू वायर में फ्यूज तार आमतौर पर किस मिश्रण का, तो अभी बताया था किस किस का, टिन और लेड, और टिन को शीशा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो। विद्युत हीटर का एलिमेंट आपने देखा होगा, आपके घर में एक विद्युत हीटर होता है जिसमें इस आकृति का तार लगा होता है। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है। ये जो तार है इसको बोलते हैं प्रतिरोध, एलिमेंट बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट, तापक तंतु बोलते हैं। ये तापक तंतु बनता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। आगे देखो विद्युत बल्ब का। अब विद्युत बल्ब में देखा होगा आपने, ऐसा एक वायर लगा होता है, या प्लस या माइनस, ऐसा एक वायर लगा होता है। ये वायर होता है किसका, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का। और एक बात और बता दूं, ये टंगस्टन मात्र एक धातु है जो खनिज है, खान से निकलता है। इसकी खान राजस्थान में सिर्फ एक जगह है, कहां पे, डेगाना नागौर में, सिर्फ मात्र एक खान है। आगे देखो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। देखो एक प्रतिरोध होता है और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों की इकाई तो सेम है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध में क्या होता है, थोड़ा चेंजेस होता है। ये वो है जो एक स्वाभाविक गुण है किसी न किसी धातु में जो आवश्यक रूप से मिलेगा। तो इसकी इकाई होती है ओम है, मीटर में होती है। चालकता, चालकता क्या होती है, विद्युत धारा के रास्ते में सुगमता प्रदान करने वाली चीज को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और इससे मोह या सीमेंस से क्या किया जाता है, मापा जाता है। शुष्क सेल देखा हुआ, ड्राई सेल आता है कलाई घड़ी में, दीवार घड़ी में, हेयर ड्रायर में। तो उसका वोल्टेज पूछा है, ईएमएफ। ध्यान रखना यहाँ पे ये भी क्या है, इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखना, एक होती है वोल्टेज जो हमारे घरों में हमें सप्लाई बोर्ड में मिलती है, एक होता है ईएमएफ जो हमें बैटरियों से या जनरेटर से मिलता है। दोनों में है, दोनों की कई वोल्टेज है, लेकिन जब ईएमएफ आ जाए तो इसको उत्पादित किया गया है, वोल्टेज आ जाए तो ये हमारे पास पहले से ही है। तो इसकी इकाई इसकी क्या होती है, इसका सेल का रेड वोल्टेज। लेड एसिड, इसे शीशा, सिसाइक, बैटरी, शीशा, तेजाब सेल भी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी सेल होता है, क्यों, इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। प्राथमिक सेल को हम एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद में उसको चार्ज रिचार्ज नहीं कर सकते। बैटरी की क्षमता है, बैटरी की क्षमता हम लाते हैं बाजार से, 200 एच की बैटरी दे दो। ये क्या है, ए और एच, एम्पियर और घंटा। अब मतलब क्या है, 200 का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि ये 20 एम्पियर का करंट लगातार कितने घंटे तक दे सकती है,
10 घंटे तक दे सकती है। ये नहीं कहेगा 200 एम्पीयर का करंट 1 घंटा के लिए, ये रॉन्ग है। राइट क्या है, 20 एम्पीयर का करंट 10 घंटे तक लगातार दे सकती है, तो इसे एम्पीयर घंटा में क्या जाता है, मापा जाता है। बैटरी के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए देखो हाइड्रोमीटर होता है, एक होता है हाइग्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, नमी की आर्द्रता मापता है, और हाइड्रोमीटर क्या मापता है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, सबको पता है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेपर है, और एक अन्य इकाई है मैक्सवेल। क्यों कि 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। मैक्सवेल का मतलब होता है लाइन। ये कोई चुंबक रखी हुई है हमारे पास, ये एक एन एक एस, यहां से जो निकल के इसकी तरफ जा रही है, अंदर ऐसे चलती है, तो ये जो लाइन होती है, ये 1 बराबर कितनी होती है, 10 की पावर 8 मैक्सवेल। भारत में घरेलू सप्लाई की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। और इसने पूछना है भारत में, कहां पूछा है, भारत में होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज होती है यूरोपियन देशों में, ठीक है। 0 हर्ट्ज होती है डीसी की, और 100 हर्ट्ज से ऊपर होती है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की। हमारा सही आंसर क्या है, 50 हर्ट्ज। दृष्ट धारा की आवृत्ति अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, कितनी होती है, 0 होती है। परिपथ में पावर फैक्टर का अधिकतम ध्यान रखना, पावर फैक्टर के 3 मान होते हैं। ऐसा पावर फैक्टर मीटर होता है, यहां पे लिखा होता है लेगिंग, और यहां पे लिखा होता है लीडिंग। 0.5 से लेके 0.9 से लेके 5, और 20 में होता है कितना, इकाई। तो क्या है, अधिकतम मान कितना है इसका, इकाई। पावर फैक्टर कभी इकाई से ज्यादा नहीं हो सकता, और इकाई उन्हीं परिपथों में होता है जिनमें पावर खपत बहुत कम होती है। तो इसका अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम पूछा है ना, इकाई। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होता है 1 इकाई, सॉरी। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो अर्थिंग बहुत जरूरी है। उपकरणों की अर्थिंग होने से उपकरणों की भी सुरक्षा होती है, मानव जीवन की भी सुरक्षा होती है। तो अर्थिंग हमेशा अतिरिक्त करंट, चाहे वो किसी शॉर्ट सर्किट के माध्यम से हो, चाहे वो लीकेज के माध्यम से हो, और चाहे वो आकाशीय बिजली वाला करंट हो, तो सभी को बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थिंग की जाती है। आकाशीय बिजली को बचाने के लिए उसको त्वरित लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं, लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं, जो त्रिशूल की आकृति में भवन के ऊपर लगाई जाती है, उसको त्वरित चालक या लाइटिंग अरेस्टर बोला जाता है। घरेलू अर्थिंग के लिए गड्ढे में नमक और चारकोल क्यों डाला जाता है, पहले तो ये देखो क्या क्या पूछा है, नमक और चारकोल। चारकोल का मतलब होता है कोयला। ये कोयला और नमक इसलिए डालते हैं ताकि नमी को अवशोषित करे। और अब ये क्वेश्चन आता है, इनको डाले कितना, अर्थिंग में कितना कितना, तो दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर 4-4 केजी ले रहे हो तो दोनों कितनी होनी चाहिए, 4-4 केजी होने चाहिए। बढ़ो आगे। मल्टीमीटर से क्या नहीं, देखो मल्टीमीटर का मतलब होता है बहुत सारी राशियों को मापने वाला मल्टीमीटर, ठीक है। इससे धारा माप सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं, लेकिन गति, मैकेनिकल स्पीड नहीं माप सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी, गति, ऐसी स्पीड को नहीं मापता। सुरक्षा चिन्हों में कंपलसरी या अनिवार्य चिन्ह वर्ताकार होते हैं। कौन से होते हैं, वर्ताकार। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए ध्यान रखना, पानी तो कभी डालना ही नहीं है बिजली की आग पे, तो इसको बुझाने के लिए सबसे कॉमन एक रहता है सीटीसी, जो किसी भी आग पर यूज हो सकता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कृत्रिम श्वास की पहले कल भी मैंने क्लास लगाई तो इसमें बताया था, कृत्रिम श्वास की 4 विधियां है, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह विधि और मुंह से नाक विधि। तो सबसे प्रभावी कौन सी होती है, मुंह, क्योंकि इसको तुरंत प्रभाव से हम क्या कर सकते हैं, मरीज पे लागू कर सकते हैं। तो मुंह से मुंह में हवा भरना, ध्यान रखना, जब भी मुंह में हवा भरनी होती है, सामने वाले पीड़ित व्यक्ति का मुंह से नकली दांत वगैरह जो भी कोई तंबाकू है वो निकाल देना चाहिए, और उसके
मुंह के ऊपर एक महीन कपड़ा, क्यों कि अगर उसमें कोई गंभीर बीमारी है तो वो आप भी उसके संपर्क में आ सकते हो, इसलिए बचाने के लिए बीच में एक महीन जालीदार कपड़ा रखा जाता है। वायर गेज SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग मापने के लिए तार का आकार, व्यास, मोटाई मापने के लिए SWG का प्रयोग करते हैं। SWG का अभी बताया था स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का नंबर बढ़ने पर तार की मोटाई पर क्या, जैसे जैसे SWG नंबर बढ़ते जाएंगे 29 SWG, तार का आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी, मोटाई घटती जाएगी, तो व्यास क्या हो जाएगा, घटता रहेगा। आगे देखो, शोल्डर अभी बताया था, फ्यूज वायर और शोल्डर टिन और टिन प्लस लेड का बना रहता है, तो ये रहा अपना टिन प्लस लेड। सोल्डरिंग आयरन की बिट कॉपर की बनी होती है, जो बिट गर्म होकर किसी वस्तु को जोड़ने के लिए जो बिट गर्म की जाती है, उस बिट को किस धातु की बनाई जाती है, कॉपर, तांबे की बनाई जाती है। कैपेसिटेंस धारिता की इकाई, कैपेसिटर के बारे में पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर की जो क्षमता होती है उसको धारिता बोलते हैं, और धारिता की इकाई होती है फेरेड। प्रेरकताओं की इकाई, चौक वाली कुंडली का पूछ रहा है, उसको बोलते हैं हेनरी। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास नए उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।